और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे कक्षा 9 के हिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है। आपका चैप्टर का नाम क्या है आप देख सकते हो, वन समाज एवं उपनिवेशवाद। तो इस चैप्टर का हम लोग बात करेंगे माय डियर फ्रेंड, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उनके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। और चूंकि आप पिछले 2 वीडियो से हमारे साथ मिले हो, हमारे साथ जुड़े हो, तो आपको पता होगा कि वीडियो में किस तरह का कंटेंट आपका रहता है। तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस पे और उससे जुड़े हुए कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, या मैं बोलूंगा कि उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है आपका कि स्लीपर कहां लगते हैं? ऑप्शंस क्या है? रेल के डिब्बे में, रेल के इंजन में, रेल की पटरी में, या इनमें से कोई नहीं। तो समझिएगा कि आपको पता होगा कि रेल की पटरी होती है। अब रेल की पटरी को टिकाने के लिए इस तरह से अभी क्या किया जाता है, सीमेंट का आपका सीमेंट का मैं एक तरह से बोल सकता हूं कि पिलर ढाल के रख दिया जाता है और उसके ऊपर पटरी जो होती है बिछी होती है। ये तो अभी वर्तमान समय में ये संभावनाएं होती है, लेकिन पहले क्या होता था माय डियर फ्रेंड कि ऐसी संभावनाएं नहीं होती थी, जिसके कारण पटरियों को टिकाने के लिए यहां पे लकड़ी का उपयोग किया गया था। तो इसी को क्या कहा गया, स्लीपर कहा गया। तो आखिर पूछेगा कि स्लीपर कहां लगे होते हैं, तो रेल के पटरी पर क्या लगा होता है, स्लीपर लगा होता है। और इसका काम क्या था मुख्य रूप से, तो रेल के पटरी को टिकाने का। अब ये जो स्लीपर होते हैं ये मुख्य रूप से किन पेड़ों के बनाए जाते थे, तो साल के लकड़ी का। किसका? साल के लकड़ी का, क्योंकि साल का जो पेड़ होता है वो सीधा होता था और मजबूत और टिकाऊ होता था, इसलिए साल का प्रयोग किया गया था। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या है देख सकते हो कि 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिएगा यहां पे 1760 से लेकर आपका 2000 होगा। कितना होगा? 2000। तो अगर किसी व्यक्ति को 1 मील रेल की पटरी बिछाना हो, 1 मील यानी कि लगभग 1.876 किलोमीटर के आसपास में होता है। तो अगर किसी को लगभग 1.5 किलोमीटर का अगर मान लो कि रेल की पटरी बिछाना हो, तो उसके बीच में जो स्लीपर है उसकी संख्या कितनी होती थी, तो उसकी जो संख्या है माय डियर फ्रेंड वो 1760 से लेकर 2000 तक के बीच की होती थी, ऐसी संभावनाएं कही गई है। तो यहां पे एक चीज छूट गया, वो क्या छूट गया आपका? 2000 छूट गया है। आप जब नोट डाउन करोगे तो आप ये जरूर याद रखना। अब अगला एक प्रश्न है कि 1700 ईस्वी से लेकर 1795 ईस्वी के बीच में दुनिया के वनों का कितना प्रतिशत भाग साफ कर दिया गया? तो 93% जो भाग है उसको साफ कर दिया गया था। और उसमें एक जो मैन था वो क्या था? रेलवे लाइन के लिए पटरी बिछाने के लिए स्लीपर का प्रयोग। और दूसरा क्या था? आपके जो भी जल जहाज होते हैं उनका निर्माण। और एक था आपका कृषि कार्य। जैसे आपको पता होगा कि जो भारत में एक प्रकार की कृषि क्रिया होती है, घुमंतु कृषि क्रिया जिसको बोलते हैं, या झूम कृषि खेती बोलते हैं हम लोग। तो उसके चक्कर में 93% जो है वन क्षेत्र को साफ कर दिया गया था। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न है आपका कि भारत में वन सेवा की स्थापना कब हुई? और ऑप्शंस क्या? 1863, 1865, फिर ये आपका 1864 और 1866। तो जो वन सेवा की स्थापना भारत में मैं बात करूं तो कब हुआ था? 1864 में हुआ था। अब वन सेवा को लेके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि पहले भारतीय वन कानून कब बनाया गया, यानी कि भारत में जो पहला वन सेवा का स्थापना कब हुआ? आप देख सकते हो 1864 में। लेकिन पहला जो वन कानून बना वो कब बना? 1865 में पहला वन कानून बना। तो इसी तरह से पूछा जाएगा कि भारत में वन कानून कब पारित किया गया, तो 1865 में ही क्या हुआ कि वन कानून जो है आपकी पहली बार पारित की गई थी। अब जो वन सेवा की स्थापना हुआ उसके पहले महानिर्देशक पूछा जाएगा कि भारत के पहले वन महानिदेशक कौन थे। तो देख सकते हो आपका नाम यहाँ पे लिखा है, डाइटरीच ब्रैंड जो है इनका नाम है। अब 1865 में भारतीय वन सेवा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो डाइटरीच ब्रैंडिस के ही द्वारा किया गया था। तो डाइटरीच ब्रैंडिस क्या होगा? इसका आंसर होगा। अब बात करेंगे तीसरे नंबर प्रश्न पे। प्रश्न क्या है आपका? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? प्रश्न क्या है आपका? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे स्थित है? और ऑप्शंस क्या है? कलकत्ता, बंबई,
ग्वालियर या देहरादून? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अब बात करते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। पहला देख सकते हो, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब किया गया? तो इसकी स्थापना 1906 में किया गया, आपको याद रखना है। और ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो एक विद्यालय है, इस पे किस पद्धति की शिक्षा दी जाती है? तो इसमें वैज्ञानिक वानिकी की शिक्षा दी जाती है, यानी कि हम लोग वैज्ञानिक ढंग से पेड़ पौधों का पालन या कृषि व्यवस्था कैसे करेंगे, इसके बारे में जानकारी जो है दी जाती है। अब अगला एक प्रश्न आता है कि 1878 में आए नए वन अधिनियम में जंगलों को कितने श्रेणी में बांटा गया, या जंगल को कितने भागों में बांटा गया था? तो ऑप्शंस क्या है? 2, 3, 4 और 5। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इसको 3 श्रेणी में बांटा गया, यानी कि जंगलों को 1878 में जो वन कानून आया उसमें 3 भाग में बांटा गया। अभी जो 3 जो भाग है उसमें पहला क्या था? आरक्षित वन, दूसरा क्या था? सुरक्षित वन, और तीसरा क्या था? आपका ग्रामीण वन। तो इनमें से जो सबसे अच्छा वन था उसे आरक्षित वन का दर्जा दिया गया, और सबसे जो खराब वन का दर्जा है वो ग्रामीण वन को दिया गया था। तो पूछेगा सबसे अच्छे वन श्रेणी को कौन है, या सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया? तो अब क्या बोलोगे? आरक्षित वन कहा गया। अब बात करेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न, जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहा गया? ऑप्शंस क्या है? झूम या घुमंतु खेती, बंजारा खेती, वन कृषि या व्यावसायिक खेती। तो देखिए, जो जमीन बदल कर और साफ करके जो खेती की जाती है उसे झूम खेतु या घुमंतु खेतु कहा गया। तो इस पद्धति में होता क्या था कि मान लो कि ये पूरा एक बड़ा जंगल का एरिया है, तो सबसे पहले एक निश्चित भूभाग को, जंगल को साफ किया जाता था, और साफ करने के बाद इस एरिया के जो भी पेड़ पौधे हैं उनको काट कर जला दिया जाता था, और इसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता था? खेती किया जाता था। अभी जो खेती की प्रक्रिया है 2 से 3 साल तक किया जाता था, और फिर जो होता है अगले भूभाग पे सेम प्रक्रिया, जंगलों को काटा गया और उन काटे हुए पेड़ों को जलाया गया, और फिर से 2-3 साल के लिए खेती की प्रक्रिया होती थी, और फिर उस जगह को छोड़ दिया जाता था। तो ये जो कृषि प्रक्रिया है इसी को क्या कहा गया? झूम खेतु या घुमंतु खेती कहा गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछता है माय डियर फ्रेंड, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है कि घुमंतु खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो घुमंती खेती को झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है, जिसको झूम खेती आपको याद रखना है, और मैंने पहले बोला। और अब क्वेश्चन पूछाएगा कि झूम खेती एक स्थान पर कितने वर्ष तक की जाती है? तो 2 वर्षों तक की जाती है, उसके बाद स्थान को बदल दिया जाता है। अब उसी प्रकार झूम खेती जो है दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में होता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में झूम खेती को क्या कहते हैं? तो लाविंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाविंग कहा जाता है। और अमेरिका में झूम खेती को मिल्पा कहा गया है। वहीं अफ्रीका में झूम खेती को आप देख सकते हो क्या कहा जाता है? चितमैन या ताबी कहा गया है। तो यहां से क्वेश्चन आता है, बताइए कि दक्षिण पूर्व एशिया में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या बोलोगे? लाविंग। अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो मिल्पा। और अफ्रीका में झूम खेती को चितमैन या ताबी कहा गया है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है आपका कि अंग्रेज जहाज किस चीज से बनाते थे? तो ऑप्शन क्या है? लकड़ी, स्टील, एल्युमिनियम या प्लास्टिक। तो लकड़ी का बनाया जाता था। जो अच्छे क्वालिटी के जो लकड़ी होते थे उससे क्या किया जाता था? जहाज का निर्माण किया जाता था। जहाज यानी कि यहाँ पे जल जहाज का बात हो रहा है। बात क्लियर है? बात करेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? पहला पॉइंट है कि एक अंग्रेज ऑफिसर था। उस ऑफिसर ने क्या किया था कि 400 बाघों को मारा था। तो पूछा जाएगा कि किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था? तो क्या बोलोगे? जॉर्ज यूल करके एक आपका ऑफिसर था, उसने 400 बाघों को मारा था। अब एक और एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाकर बनाए गए क्षेत्र को क्या कहते हैं? सीधी पंक्ति में हम लोग क्या लगाएंगे? मान लो पेड़ लगाएंगे, ऐसे सीधी सीधी पंक्ति में पेड़ लगाएंगे, तो इस क्षेत्र को क्या कहा गया? तो इसका आंसर क्या होगा? बगान आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि बताइए बस्तर विद्रोह से संबंधित एक प्रमुख व्यक्ति का नाम क्या है? तो बस्तर का जो विद्रोह हुआ था, तो आप खाली मुझे एक आंसर बता दीजिएगा कि जो बस्तर का विद्रोह था वो कब हुआ था? आप मुझे बताइए, मैं तो क्षेत्र का नाम लूंगा और कौन था। तो ऑप्शंस क्या है? बिरसा मुंडा, गुंडाधुर है ना, विनय राय मानकी या सिद्धू कानू। तो इसका आंसर हो जाएगा गुंडाधर। क्या हो जाएगा? गुंडाधर, क्योंकि गुंडाधर संबंधित था किससे? तो बस्तर विद्रोह से। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पे बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बस्तर कहाँ स्थित है? तो बस्तर जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। आपको याद रखना होगा, बस्तर जो है एक जंगल का क्षेत्र है जो कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में है।
आप पूछेगा कि बस्तर में हुए विद्रोह का नेता कौन था, जैसे प्रमुख व्यक्ति का नाम पूछा है ना, तो कभी नेता पूछेगा तो भी याद रखिएगा गुंडाधुर जो था ये व्यक्ति प्रमुख था बस्तर के विद्रोह का। उसी तरह बस्तर का क्षेत्र का पूछेगा, कभी कभी सीमा पूछ जाता है कि बस्तर क्षेत्र की सीमाएं किन राज्यों से लगती है, तो ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र से मिलकर लगती है। तो ऑप्शन याद रखना पड़ेगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र। बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो क्या है आपका कि सिद्धू कान्हू किस विद्रोह के नेता है। ऑप्शंस क्या, संताल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह या सन्यासी विद्रोह। तो देखिएगा सन्यासी विद्रोह का आपको याद रखना होगा, बाबा रामचंद्र करके एक व्यक्ति था, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं सिद्धू कान्हू का तो ये संताल विद्रोह से संबंधित था, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। और कोल विद्रोह में आपको याद रखना पड़ेगा बिरसा मुंडा, आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हमेशा पूछा जाता है कि छोटा नागपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बिरसा मुंडा ने किया था। छोटा नागपुर आपको पता होगा कहां पे स्थित है, झारखंड में। तो झारखंड में आपको पता होगा बिरसा मुंडा बहुत फेमस है। तो बिरसा मुंडा ने क्या किया था, छोटा नागपुर में नेतृत्व किया था अंग्रेजों के विरुद्ध में। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए इंडोनेशिया में किसका औपनिवेशिक शासन था। तो इंडोनेशिया जो है आपका, इसमें डच का, किसका, डच का औपनिवेशिक शासन था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जावा किस देश में स्थित है। जावा एक द्वीप है और ये इंडोनेशिया में स्थित है। अब देखिए कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि इंडोनेशिया के किस द्वीप में अधिकांश वन पाए जाते हैं, तो जो जावा द्वीप है इसमें सबसे अधिक वन पाया जाता है इंडोनेशिया के अंतर्गत। अब पूछेगा इंडोनेशिया में किसका उपनिवेश था, तो डच का था। लेकिन मैंने क्वेश्चन दिया, अगर पूछेगा कि डच को वर्तमान में क्या बोलते हैं, तो इसको हॉलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉलैंड। तो इंडोनेशिया में किसका उपनिवेश था, हॉलैंड का क्या था, शासन था। और आपको पता होगा कि आप हमारे प्रीतम एकेडमी से जुड़े हो। अगर आपने प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपका चैप्टर 2 का छूट गया था, जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर 2 है उसमें छूट गया था। तो मुझे लगा क्यों ना वो करवा दिया जाए, तो मैंने इसी वीडियो पे मैंने उन सारे क्वेश्चंस को ऐड कर दिया है। तो आपने जब नोट्स बनाया तो इन सारे प्रश्नों को भी क्या करोगे, एक्स्ट्रा आप ऐड कर लोगे। प्रश्न जैसे पूछेगा कि जर्मनी मुद्रा को क्या कहा गया, तो जर्मनी मुद्रा को क्या क्या, ऑप्शन क्या है, लिब्रे, फ्रैंक, मार्क या पौंड। तो क्या कहा गया, मार्क कहा गया। तो जर्मनी के मुद्रा को मार्क कहा गया। आपको ये बात पहले प्रश्न को याद रखना है। अगला प्रश्न पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश के आक्रमण के साथ हुआ था। तो जो पोलैंड देश है, पोलैंड देश पे आक्रमण के साथ क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अब अगला प्रश्न पूछेगा, बताइए हिटलर की सेना ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था। तो हिटलर की सेना ने पोलैंड पे जो आक्रमण किया था वो डेट क्या है आपका माय डियर फ्रेंड, वो क्या है आपका आपका क्या है, वो डेट है आपका सितंबर। क्या डेट है, सितंबर 1939। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। सितंबर 1939 क्या करना है आपको याद रखना है। अब यहीं से क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताइए द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसका समय पूछेगा। ऑप्शंस क्या है, 1939 से 1945, 1918 से 1939, 1914 से 1918 और 1940 से 1945। तो 1914 से 1918 का ऑप्शन है। आपको ये पता होगा कि पहला विश्व युद्ध का है। कब का है, पहला विश्व युद्ध का। तो दूसरा विश्व युद्ध जो है वो पोलैंड के आक्रमण के साथ शुरू हुआ 1939 में। और आप देखोगे कि जर्मनी जब घुटना टेक दिया था तो उसी के साथ इस युद्ध की समाप्ति होती है। तो 1939 से लेकर 1945 तक क्या हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध का काल था। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे नीचे चलेंगे, लेकिन अभी आप देखोगे पूछेगा कि जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कब किया था। तो ऑप्शंस आपको याद रखना होगा। ये डेट है आपका कि जर्मनी ने कब किया था, तो मई 1945 में क्या किया था, जर्मनी ने घुटने टेक दिए। और इसी के साथ क्या होता है, दूसरा विश्व युद्ध की समाप्ति जो होती हो जाती है। अब पूछेगा यहाँ पे कि ऐसे पूछेगा कि मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किस शहरों पर परमाणु बम गिराया था। तो आपको याद रखना होगा हिरोशिमा और नागासाकी का जो क्षेत्र है इस पर क्या गया था, 1945 मई महीने के 1945 में बम गिरा दिया। अब जब अमेरिका ने गिराया तो अमेरिका पहले नहीं गिराया था, सबसे पहले किसने गिराया था, तो जापान ने गिराया था। तो पूछेगा, बताइए जापान ने अमेरिका में कहां बमबारी किया था। तो पर्ल हार्बर नाम का एक शहर है, वहां पे बमबारी किया, जिसके बाद मई 1945 में परमाणु बम जो है अमेरिका गिरा देता है जापान पे। अब यहां से कुछ प्रश्न जो है बन के सामने आते हैं। जैसे पूछेगा कि किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम का प्रयोग किया था। तो अमेरिका ने किया था, आपको याद रखना है।
अब इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रयोग किए गए परमाणु बम का नाम क्या है। तो देखिए दो परमाणु बम गिराया गया था, एक आपका हिरोशिमा में, दूसरा नागासाकी में। तो जो हिरोशिमा में गिराया गया उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय, और जो नागासाकी में गिराया गया उसका क्या नाम था, फैटमैन। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, 1945 में, जब परमाणु बम गिरा दिया गया। उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए और बाकी सारे कामकाज करने के लिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया जाता है। अब उसी तरह पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध किन दो देशों के बीच, किन दो गुटों की या शक्तियों के बीच में हुआ था। तो एक तो क्या था, मित्र राष्ट्र, दूसरा दूरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस था, वहीं दूरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान था। और यहां से क्वेश्चन बन के आता है कि अमेरिका और रूस जो है वो मित्र राष्ट्र में कब शामिल हुआ था। तो आपको डेट याद रखिएगा, 1941 में क्या किया था कि आपका अमेरिका, रूस जो है शामिल हुआ था। अब अगला प्रश्न यहां पे पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा। ऑप्शंस क्या, जनेवा, वॉल स्ट्रीट, संघाई, या इनमें से कोई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉल स्ट्रीट क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब बात करेंगे कुछ बेसिक चीजों के बारे में जिसको आपको जानना है। जैसे यहां से एक प्रश्न पूछता है कि हिटलर के गुप्तचर संस्था का क्या नाम था। तो गोस्तापो उनके गुप्तचर संगठन का नाम था। और अपराधी नियंत्रण के लिए जो पुलिस का गठन किया गया था उसे एसएस कहा गया था। क्या कहा गया था, एसएस कहा गया था। तो आपको ये भी याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुआ था। तो 1922 में हुआ था। और हिटलर ने कब ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिलाया था। तो 1948 में क्या किया था, हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी से मिलाया था। अब यहां पे क्वेश्चन फिर पूछेगा कि जर्मनी ने 1939 में किस देश पर हमला किया जो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना। तो क्या था, पोलैंड। और एक क्वेश्चन पूछ देता है कि हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफी क्या था। तो बेवकूफी क्या था कि सोवियत संघ पर इसका आक्रमण करना। किस पे आक्रमण करना, सोवियत संघ पे करना। 1941 में सोवियत संघ पर क्या करना, आक्रमण करना। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे सारे के सारे मैंने करवा दिया। अब आपका काम है करना। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें आप देखोगे तो यहाँ पे जैक बोर्ड क्लास 10 का मॉडल पेपर का सोल्यूशन का वीडियो, यानी कि जो क्लास 9 का 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसके जितने भी पेपर हैं उनका सॉल्यूशन वीडियो आपको मिलेगा। तो आप यहां से देखना, ताकि देखो क्वेश्चंस चेंज नहीं होते हैं। तो वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप एक बार जितने भी सेट्स यहाँ पे करवाए गए सारे सेट्स को एक बार जरूर देख लेना, ताकि वहां से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप अगर चैनल पे नए हो तो और पीडीएफ अगर आपके पास गया है तो इस लिंक यहाँ पे आप क्लिक करके हमारे चैनल के साथ, यहाँ से वेबसाइट के साथ, और एक दो चीज की आप दो चीजों पे जरूर ज्वाइन करना। एक तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, और दूसरा हमारा जो टेलीग्राम का जो लिंक है इस पे आप जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप क्लास 9th में हो और अगर आप चाहते हो कि चलो भाई मुझे साइंस का वीडियो देखना है ऑब्जेक्टिव, तो इस साइंस को क्लिक करोगे तो खुल जाएगा। आप ज्योग्राफी को टच करोगे तो ज्योग्राफी का खुलेगा, और हिस्ट्री का जब टच करोगे तो हिस्ट्री का वीडियो जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपके पास पीडीएफ पहुंचता है तो आप जरूर देखना, और पीडीएफ जो है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। तो अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ जो है दे दिया जाएगा। और उसी तरह अगर आपको पेड प्लान में पीडीएफ चाहिए क्लास 9th का, आप तो 10th जाओगे तो 10th में मैट्रिक बोर्ड के परीक्षाओं के अच्छा अगर मार्क्स लेना है तो हमेशा जुड़े रहिएगा। और 10th के लिए स्पेशल पेड पीडीएफ बनाया जाता है जो कि 10th में मिलेगा, लेकिन अभी आप जुड़ोगे तब तो, क्योंकि आपको पता है कि जनवरी महीना में आपका परीक्षा होने वाला है। तो बहुत कम समय बचा है, आप जम के तैयारी पे लग जाओ ताकि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो पाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।